शुभ संध्या। आज सैटरडे शाम के 8 बजे आईपीसी की लाइव क्लास में हम संभवतः अभी तक कोई जोड़ा नहीं है तो स्टार्ट करते हैं जी। कल आप लोगों के साथ जो डिस्कशन हुआ था वो अबेटमेंट के विषय में हुआ था और अगर आपको ध्यान हो तो कल आप सबके लिए मैंने जो ऑफेंडर होते हैं, जो एक्यूज होते हैं, उनकी 4 कैटेगरी आपको बताई थी। कोशिश ही करिएगा कि जिन लोगों ने ये देखा है वो इसे ध्यान रखें और जिन्होंने नहीं देखा तो कल की वीडियो एक बार जाके देख लें। तो 4 कैटेगरी होती है और जब आप आईपीसी में आगे बातें लेके चलेंगे तो अपराधियों की 4 कैटेगरियां आपको ध्यान रखनी होगी। आज अगले क्रम में सेक्शन 108 यानी अबेटर, दुष्प्रेरक, हम इसकी बात लेके चलते हैं। कल उस चीज को डिफाइन किया गया था कि दुष्प्रेरणा क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन कौन से इसके तरीके हैं, और आज वो कार्य जो धारा 107 में बताया गया है उसको करने वाले व्यक्ति और उसे क्या क्या दंड, क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 108 एबिटर के बारे में बात करता है। एबिटर जो है वो कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी आपराधिक कार्य को दुष्प्रेरित करता है, उसे प्रोवोक करता है। अब प्रोवोकेशन जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जो आपने कल पढ़ा है, उकसाहट से हो सकता है, ठीक है, सहायता से हो सकता है, षड्यंत्र से हो सकता है, वो तीनों तरीके हो सकते हैं। तो अच्छा हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपको एक और चीज समझाई थी, वो सेक्शन 120A और जो इसका सेकंड पार्ट है 107 का सेकंड पार्ट यानी षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा, ठीक है, इन दोनों में जो अंतर है उसे विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक दो बार ऐसा हुआ है कि जब आपसे अबेटमेंट पे सवाल पूछे गए हैं मेंस में, डिस्क्रिप्टिव आंसर में, उस समय अगर आप इसे मेंशन करते हो तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। नंबर जो होते हैं वो मिलते नहीं हैं, नंबर चुराने पड़ते हैं। एग्जामिनर जो है उसको आपको कहीं ना कहीं बाउंड करना होता है कि वो आपकी कॉपी पे रुके, उसकी निगाह रुके। और इस चीज के लिए 2-3 चीजें मैंने आपसे कही। एक तो आप सिनॉप्सिस में बार बार आप लोग से इंसिस्ट कर रहा हूँ, बार बार आप लोग से कह रहा हूँ कि सिनॉप्सिस बना के पढ़ने की, अपने आंसर डिलीवर करने की आदत बनाएं। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो आपकी हैंड राइटिंग है वो भी अक्सर आपके टीचर यानी आपके एग्जामिनर की निगाहों को रोकने के लिए एक बड़ा कारण होता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, आप बस ऐसे ही काम चलाओ खींच के लिख देते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश इस पे भी करिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज इस पे भी करिए, क्योंकि जो चीज अच्छी दिखती नहीं है, आप सब युवा हैं और इन सारी बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जो चीज पहला इंप्रेशन जो होता है वो अच्छा लुक का होता है, अच्छा दिखने का होता है। सूरत सबसे पहले इम्पैक्ट डालती है, उसके बाद सीरत इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो आपकी कॉपी की सूरत अगर सुंदर नहीं होगी तो टीचर या एग्जामिनर जो है उसकी निगाह जो है उस पर थोड़ी कम रुकेगी। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है और आप सिनॉप्सिस के साथ अपने आंसर को डिलीवर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए औरों से, जिसने सेम वही चीज लिखी है, औरों से आप नंबर ज्यादा अतिरिक्त पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बात है सेक्शन 108 में जो अबेटर है उसके बारे में बताया गया है। अबेटर का मतलब क्या है? जो अपराध की दुष्प्रेरणा करता हो, किसी अपराध की दुष्प्रेरणा करता हो, या फिर कोई ऐसा कार्य किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है जो उस कार्य को करने के लिए, यानी अगर उस कार्य को वो कर रहे हैं तो विधि के क्षेत्र में वो आशय धारण करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। जैसे आप धारा
82, 82, 83, 84, 85 और 86 की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें मेंटल जो चीज़ें होती हैं एक व्यक्ति को अपराध में दोषी लायबल बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें आशय ज्ञान ये ज़रूरी होता है। और अगर आशय और ज्ञान नहीं है तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य आपराधिक कृत्य में बहुत रिलेवेंसी नहीं रखता। तो अबेटर उस व्यक्ति को कहते हैं, दुष्प्रेरक उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि कोई आपराधिक कार्य करने में दुष्प्रेरणा दे, दुष्प्रेरित करे किसी अन्य व्यक्ति को, और उस दुष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप, अब दुष्प्रेरणा किसी भी तरीके से हो सकती है। मैंने कल आपको बताया था कि वो क्लास 1 का ऑफेंडर हो सकता है, क्लास 2 का हो सकता है, क्लास 3 का हो सकता है, क्लास 4 का हो सकता है, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। तो अपराध को कारित करने के लिए प्रोवोक करे, षड्यंत्र दे, सहायता दे, ठीक है, एक कंडीशन तो ये होती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि किसी कार्य को ऐसे व्यक्ति द्वारा करवाए जो उस कार्य की प्रकृति को, उसके परिणाम को या तो जानने में असमर्थ है, मेंटल रूप से इस तरह से नहीं है, यानी जिसको हम धारा 84 में अनसाउंड माइंड कह लेंगे, या फिर उस कार्य के आशय को जानने में असमर्थ है, यानी धारा 82 और 83, या 86 भी ले सकते हैं, 85 भी ले सकते हैं। इतना इंटॉक्सिकेशन इतना है कि हाँ उस कार्य के परिणाम और उसकी ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहा है, तो उससे करवाने के लिए प्रेरित करे, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दुष्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, देखिए ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आशय बनाने के लिए सक्षम नहीं है, जैसे एक शिशु है, ठीक है, हम एक शिशु को एक पुड़िया दे दें और कहें कि हाँ इस पुड़िया को ले जाके बी की थाली जो सामने रखी है उसमें जाके डाल दे, वास्तव में वो पॉइजन हो, और उसको हम कह दें कि हाँ ये सॉल्ट है या कोई दवा है, इसको ले जाके खाने में दे दो, और वो दे रहा है, तो यहाँ वो शिशु ऐसे किसी कार्य को समझने का परिणाम नहीं रखता, और उस दशा में जो कार्य करवाया गया है वो कार्य दुष्प्रेरणा होगी। ठीक है, भले वो शिशु किसी तरह से लायबल नहीं होगा, लेकिन करने वाला व्यक्ति उसी अपराध के लिए दोषी होगा। ठीक, तो कार्य जो है वो तीनों तरीके से पूरा हो सकता है, उकसाने द्वारा भी हो सकता है, सहायता द्वारा भी हो सकता है, और षड्यंत्र द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, यानी दुष्प्रेरणा का कार्य जो है वो तीनों तरीके से किया जा सकता है। अब एक बात इसमें जो खास तौर से ध्यान देने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में एक बार मुख्य आरोपी बन गया है, ठीक है, वही मुख्य आरोपी, जैसे मैंने कल आपसे 4 क्लास बात की थी, 4 अपराधियों की 4 क्लासेस, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति पहले वर्ग का अपराधी घोषित हो चुका है तो फिर उसे उसी अपराध में अबेटर या दुष्प्रेरक दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। अगर कोई व्यक्ति एक बार मुख्य आरोपी बन चुका है तो फिर उसे दोबारा उसी अपराध में, उसी घटनाक्रम में अबेटर की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। देखिए, दुष्प्रेरणा करने वाले व्यक्ति का आशय जो है वो हमेशा जो दुष्प्रेरित कर रहा है कार्य का परिणाम उसके आशय पर डिपेंड करता है, ना कि उस कार्य को जिसने अंतिम अवस्था तक पहुंचाया है उसके ज्ञान और आशय से इसका कोई मतलब नहीं होता। कहने का यहाँ ये मतलब है, फिर वही बात रिपीट करूँगा कि एक शिशु है, शिशु के पास ना ज्ञान है, उसको ये पता है कि हाँ ये पुड़िया में जो दी जा रही है वो दवा है, और उसका आशय भी नहीं है ऐसा कि हाँ किसी तरह से जिसका भोजन रखा हुआ है उसको किसी तरह की क्षति पहुंचाई जाए। तो यहाँ कार्य करने वाले यानी मुख्य आरोपी जो है, उस मुख्य आरोपी के आशय और ज्ञान से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि जो दुष्प्रेरित कर रहा है, जो अबेटमेंट कर रहा है, अबेटमेंट करने वाले व्यक्ति के आशय और ज्ञान पर ये बात निर्भर करती है। ठीक, एक केस है
प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1987 1 SCC 525, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर मुख्य आरोपी को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो सह अभियुक्त, यानी अगर सह अभियुक्तों में अबेटमेंट करने वाला कोई व्यक्ति भी है, ठीक है, तो उस सह अभियुक्त की दोष मुक्ति मुख्य आरोपी की दोष मुक्ति पर निर्भर नहीं करती है। यानी मेन एक्यूज जो है, अगर मान लीजिए किसी भी कारण से सरकमस्टांसेस उस तरह से नहीं बन रही है, एविडेंस नहीं आ पाए हैं प्रॉपर, ठीक, उस कंडीशन में अगर मेन एक्यूज को हम एक्विटाइल कर देते हैं तो सह अभियुक्त में कौन आएगा, जैसे अबेटमेंट कोई कर रहा है उनकी बात हो रही है, तो सह अभियुक्त जो है वो एक्विटाइल होने की अपनी कंडीशन को नहीं पा सकते, ठीक। अब जो हमारी धारा 108 है इसमें कुछ स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं, ठीक है। एक एक करके इन स्पष्टीकरण को, एक्सप्लेनेशन को हम समझ लेते हैं। एक बार ये समझ में आ गया तो हो सकता है आपको शब्दों के चयन में दिक्कत हो, ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। तो एक बार इसे थोड़ा ध्यान से समझ लें। देखिए, स्पष्टीकरण पहला जो है वो ये कहता है किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आता है, चाहे भले ही दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। इसमें एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है। इलस्ट्रेशन ये दिया गया है कि अगर कोई लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, और उस पब्लिक सर्वेंट को कोई कार्य करना उसकी लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ठीक, और कोई व्यक्ति उस जिम्मेदारी से उसे हटाने की कोशिश करता है, ये कहता है कि हाँ हम आपको आप ये काम मत करिए, ठीक है। अब वो चाहे उकसाने द्वारा हो, चाहे वो षड्यंत्र द्वारा हो, चाहे वो सहायता द्वारा, किसी भी तरीके से अगर लोक सेवक को अपने पदीय कार्य यानी जो पोस्ट होल्ड करता है उस कार्य को करने से रोका जा रहा है, ठीक है, और रोकने के कारण अगर कोई आपराधिक कृत्य हो जा रहा है, ओमिशन के कारण कोई आपराधिक कृत्य हो जा रहा है, तो ऐसी दशा में जो उसके पदीय कर्तव्य से उसे रोक रहा है, उस ओमिशन को करा रहा है, ऐसा व्यक्ति भी अबेटमेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। भले जो पद धारण कर रहा है उसको हम दोषी ना ठहरा पाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसे उस कार्य को करने से रोका जा रहा है, जो रोक रहा है, मना कर रहा है, वो अबेटमेंट के लिए दोषी माना जाएगा, ठीक है। स्पष्टीकरण 2 जो है वो ये बताता है कि दुष्प्रेरणा के अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। पहली बात, जरूरी नहीं है कि जो कार्य हम अबेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो काम किया ही जाए, पहली चीज। और ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि जो परिणाम हम चाह रहे थे वही परिणाम हमें मिले। कैसे? मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, का जो है यानी ए जो है वो बी को अबेट करता है कि वो सी को, ए जो है वो बी को उत्प्रेरित करता है, अबेट करता है कि वो सी को उपहति पहुंचा दे, ठीक है, ग्रेवियस हर्ट, ठीक है। और जो जिसको अबेट किया जा रहा है यानी बी जो है वो उस काम को करने से अगर मना कर देता है तो हमने तो अबेटमेंट का काम पूरा कर दिया, ठीक है, ए ने अबेटमेंट का काम पूरा कर दिया, तो जो उत्प्रेरित करने का कार्य था, जो अबेटमेंट का काम था, वो पूरा हो गया। लेकिन अब बी ने सी को ग्रेवियस हर्ट, घोर उपहति करने से मना कर दिया, तो हमने जो परिणाम चाहा वो परिणाम हुआ ही नहीं, ठीक है, वो कार्य हुआ ही नहीं। या दूसरी कंडीशन ये कि ए ने बी को अबेट किया कि वो सी को ग्रेवियस हर्ट दे, लेकिन ग्रेवियस हर्ट के दौरान प्रहार या चोटें ऐसी थीं कि उसकी मृत्यु कारित हो गई, तो क्या हुआ, अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया। एक जगह क्या हुआ, कार्य हुआ ही नहीं,
दूसरी जगह क्या हुआ, अपेक्षित परिणाम से ज्यादा हो गया, या हो सकता है कि घोर उपहति की बात थी, सिर्फ सामान्य चोटें आए, उपहति ही आए। इस कंडीशन में भी, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो कार्य दुष्प्रेरक चाह रहा था, या तो वो कार्य हुआ ही नहीं, या जो परिणाम वो चाह रहा था वो परिणाम ही नहीं हुआ। इन दोनों कंडीशन में भी अबेटर जो होगा, यानी दुष्प्रेरक जो होगा, वो जिस कार्य के लिए उसने अबेटमेंट किया है उस कार्य के लिए वो दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, इस पे एक केस है साहिब दिता, नोट कर लें, साहिब दिता 1885 का ये केस है। ठीक, 1885 के केस में ये कहा गया कि अगर कोई घटना सुविधाएं या संसाधन कम होने के कारण वो घटना नहीं हो पाई, वो अपराध नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुष्प्रेरक जो है वो अपने दायित्व से फ्री हो जाए, एक्विटाइल हो जाए। मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि मैं किसी व्यक्ति को, ए को मैं ये कहता हूं कि ए तुम जो है वो बैंक में डकैती डालो। ठीक, अब डकैती डालने के लिए वो चला तो, लेकिन उसके पास कोई हथियार ही नहीं था जिससे वो शटर का ताला तोड़ सके या वो अंदर प्रवेश कर सके, उसके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था। तो क्या हुआ, साधन की कमी हो गई, और साधन की कमी होने के कारण वो कार्य आरंभ में ही समाप्त हो गया। तो भले जिसको मैंने, यानी ए को मैंने, जिसको मैंने प्रोवोक किया, भले वो सिर्फ मात्र तैयारी के लिए दोषी हो, लेकिन मैं, चूंकि मैंने उसे अबेट किया है, मैं उस कार्य के लिए, यानी बैंक में डकैती डालने के लिए या लूट कारित करने के दुष्प्रेरण के लिए मैं दोषी होऊंगा। साफ बात यह है कि किया गया कार्य अगर संसाधनों के कारण ऐसा हो जाए कि वो संभव ही नहीं है पूरा हो सके, तो उसके बाद भी अबेटर की पूरी लायबिलिटी होगी। ये साहिब दिता के केस में ये बात डिसाइड की गई। इसके बाद स्पष्टीकरण 3 जो है वो ये कहता है कि जो कार्य किया जा रहा है, दुष्प्रेरित जो कार्य करने के लिए बोल रहा है दुष्प्रेरक, अगर काम को करने वाले मेन एक्यूज ने उसका वो आशय या उसका वो ज्ञान ही ना हो। मैं एक पागल व्यक्ति को एक माचिस की तीली देता हूं या मोमबत्ती देता हूं और उसे कह देता हूं कि हाँ ये जो मकान है इसमें जाके आग लगा दो, और वो वैसा ही कार्य कर देता है। तो यहाँ भले वो ऐसा आशय धारण करने में असमर्थ है, चूंकि पागल है, सेक्शन 84 का उसे बचाव मिल जाएगा, तो उसका ना ही आशय है और ना ही उसे उस कार्य का ज्ञान है कि वो जो करने जा रहा है वो अपराध है। इस कंडीशन में भी जो अबेटर होगा उसकी वही लायबिलिटी होगी अगर ये मान लिया जाए कि वो जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो मानसिक रूप से सही है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण 4 जो है वो ये बताता है कि किसी अपराध की दुष्प्रेरणा का दुष्प्रेरण भी अपराध होगा। मैं ए से कहता हूं कि तुम बी को बोलो कि वो सी की हत्या कर दे। मैंने ए को कहा कि ए तुम जाओ बी के पास और बी से कहो कि वो सी की हत्या कर दे। तो यहां अबेटमेंट का काम तो ए कर रहा है, लेकिन उस अबेटमेंट को भी, उस अबेटर को भी मैं अबेट कर रहा हूं, यानी दुष्प्रेरण के दुष्प्रेरण का परिणाम भी अपराध होगा और वही लायबिलिटी होगी जो दुष्प्रेरक की होगी। ठीक है, यहां मैं और ए दोनों सह अभियुक्त हो जाएंगे और बी जिसने आग लगाई है या जिसने आपराधिक कार्य किया है वो मेन एक्यूज हो जाएगा। ठीक है, 5वां स्पष्टीकरण जो है वो ये बताता है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा जो की जाती है, ठीक है, उसमें ये बात जरूरी नहीं है कि षड्यंत्र का
जो गठित किया जा रहा है उसमें हर एक पार्टी को, हर एक व्यक्ति को सारी चीजों की जानकारी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ABCD 4 लोग जो हैं वो ये योजना बनाते हैं कि Z नाम के व्यक्ति को हम जेल से छुड़ाएंगे। ठीक है, जेल में जाएंगे, धावा करेंगे और धावा करके जेल के ताले तोड़ेंगे और उसको भगा ले जाएंगे। अब A को ये बात नहीं पता कि जेल को तोड़ने के लिए जो हथियार या साजो सामान जो चाहिए वो कहाँ से आ रहा है, A को नहीं पता है। ठीक है, और B को नहीं पता है कि इसमें A भी शामिल है। यानी हर एक घटना, षड्यंत्र की जो बात हो रही है, ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजों की जानकारी सारे जो अभियुक्त हैं सभी को हो, ये बात जरूरी नहीं है। हो सकता है गोपनीयता बनाए रखने के लिए, या हो सकता है किसी व्यक्ति को किसी एक जगह ही उसे यूज किया जाए। ठीक है, तो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा में ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है कि षड्यंत्र के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को षड्यंत्र की हर एक बात की जानकारी हो। ठीक, और अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो भी वो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा के लिए दायी होंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो है वो ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को हम दुष्प्रेरित कर रहे हैं वो अपराध को कारित करने के लिए सक्षम हो। जैसे मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा या कोई विक्षिप्त व्यक्ति, मानसिक रूप से विक्षिप्त है वो, या कोई भ्रम में है। ठीक है, फैक्ट का इश्यू है, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। इन कंडीशन में अगर जो कार्य किया जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो भ्रम में या विक्षिप्त मानसिकता में या छोटी आयु का होने के कारण हो सकता है ये उस अपराध का आशय न बना सके, ये उसके लिए लायबल नहीं हो, लेकिन दुष्प्रेरक जब इनसे कार्य कराएगा तो दुष्प्रेरक उस कार्य के लिए पूरी तरह से लायबल माना जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है। ठीक है, 4 मैंने आपको बताया दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध होता है, और 5 मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण हो रहा है जिसमें षड्यंत्र रचित किया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को हर एक चीज की जानकारी हो। ठीक है, एक केस है गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह। गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह 1990 का ये केस है, 1990 12 SCC 445। इस केस का जो फैक्ट था वो ये था कि एक महिला जो है उन्होंने शादी के बाद अपने मायके में आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर आत्महत्या का अपराध हुआ है तो दुष्प्रेरणा स्पष्ट रूप से साबित की जानी चाहिए, और कोर्ट शादी के मैटर में यानी विवाहिता के मैटर में ये उपधारणा करेगा कि ऐसी दुष्प्रेरणा पति या पति के परिवार के सदस्यों द्वारा कारित की गई है। ठीक है, यही आप ऐसा प्रिजम्पशन जो है वो एविडेंस में भी आप पढ़ते हैं कि अगर 7 वर्ष के अंदर या उधर 304 वगैरह जब आ जाते हैं आप तो वहाँ पे भी पढ़ते हैं कि अगर कोई महिला जो है वो विवाह के 7 वर्ष के अंदर अगर ये आत्महत्या कारित कर लेती तो ये माना जाता है कि ऐसे ही आत्महत्या जो है वो विवाहित स्थिति में की गई है और पति के परिवार वालों ने ऐसी आत्महत्या को दुष्प्रेरित किया है। ठीक है, तो गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह के केस में ये चीज डिसाइड किया गया। ठीक, तो ये दिमाग में रखें कि ये हमारे 5 इसके स्पष्टीकरण हैं। ये 5 स्पष्टीकरण जो है वो बताते हैं कि वो कौन कौन से स्थितियां हैं जिनमें किसी एबेटर को हम ग्रिप में यानी हम उसको अपराध के क्रम में उसे शामिल कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति
किसी अपराध में मुख्य अभियुक्त है और उसे दोषी साबित किया जा चुका है तो उसे अबेटमेंट के लिए उसको उसी केस में, उसी मैटर में कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये सेक्शन 108 यानी अबेटर सॉरी। अब इसके बाद जो आपकी अगली धारा है वो सेक्शन 108A। ठीक है, 108A जो है वो 1898 में एक्सप्लेनेशन। ठीक है अनु, लास्ट में मैं इसे रिपीट कर दूंगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, मैं नोट कर ले रहा हूं एक्सप्लेनेशन 1 इसका, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखिए सेक्शन 108A जो है वो 1898 में जो एक अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट में अमेंडमेंट इसका जो संशोधन अधिनियम था, अधिनियम नंबर 4, एक्ट नंबर 4। ठीक है, इसके सेक्शन 3 में इस चीज को ऐड किया गया। ठीक, फिर से आप नोट कर लें, 1898 का एक्ट नंबर 4 सेक्शन 3 में इसे अमेंड किया गया और अमेंड करके सेक्शन 108A को ऐड किया गया। 108 जो है वो देखिए उस समय की कंडीशन थोड़ी सी डिफर इसलिए थी कि उस समय भारत यानी इंडिया जो है उसकी अलग अलग डेफिनेशन थी। जम्मू कश्मीर भारत में नहीं हुआ करता था, गोवा भारत में नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसी तरह के काफ़ी सारे रियासतें जो हैं वो भारत की कैटेगरी में नहीं आया करती थी। तो उस समय की दशा कुछ और थी। आज हालांकि माहौल थोड़ा सा बदल चुका है, लेकिन फिर भी इस सेक्शन की रेलेवेंसी वैसी की वैसी ही है। सेक्शन 108A जो है वो ये कहता है कि अगर भारत से बाहर किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरणा की जाती है, ठीक, तो ऐसी दुष्प्रेरणा में अगर वो अपराध जो कहीं भारत से बाहर किया गया है, अगर वो भारत में किया गया होता और वो अपराध होता तो 108(1) के अंतर्गत, 108A के अंतर्गत वो कार्य भी अपराध होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, सेक्शन 108A जो है वो कहती है कि अगर कोई कार्य दुष्प्रेरित किया गया, ठीक है, और दुष्प्रेरणा के अनुरूप उसे कारित भी कर दिया गया, लेकिन अगर वो कार्य भारत में किया गया होता और भारत में अगर वो अपराध होता तो ऐसा कार्य जो विदेश में दुष्प्रेरित किया गया है वो कार्य भी अपराध होगा। देखिए गोवा वगैरह जो है ना उस समय भारत में नहीं थे, ठीक है, और कई बार ऐसा हुआ कि ये सब छोटे छोटे रियासतें जो हैं उनमें से भी अबेटमेंट का कार्य किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो इसको रेगुलेट करने के लिए 1989 में इसे ऐड किया गया। सेक्शन 109, सेक्शन 108A बहुत छोटा सा कंसाइज इतना सा ही है, ठीक है। अब इस पे एक आध बार कभी प्रॉब्लम पूछ ली जाती है कि एक व्यक्ति ए जो भारत का निवासी है वो गोवा में, इसका इलस्ट्रेशन भी है, वो गोवा में बी को सी की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, ठीक। चूंकि गोवा उस समय भारत का हिस्सा नहीं था तो इसलिए ये इलस्ट्रेशन वहां दिया हुआ है। या भारत से बाहर कहीं अगर हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वो कौन सा अपराध करता है, तो वाजिब सी बात है हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध वो करता है, भले वो विदेश में ही कर रहा हो, ठीक। इसके बाद आते हैं आपकी सेक्शन 109। सेक्शन 109 जो है वो दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दंड की बात करता है, दुष्प्रेरण का अपराध और उसका दंड, ठीक। अलग से दुष्प्रेरण के अपराध के लिए कोई दंड मेंशन नहीं है, या कहीं अगर है
तो वो उसी अपराध के साथ मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अलग से कोई ऐसा, देखिए तीन ऐसे अपराध हैं, षड्यंत्र वाला तो थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन दुष्प्रेरणा और अटेम्प्ट यानी 511 और इधर 108, 9, 7, ये दो चीजें ऐसी हैं कि इनके पनिशमेंट में अक्सर कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि चीजें बहुत स्पष्ट नहीं हो पाती, तथ्य और परिस्थितियां जो है वो बहुत साफ सुथरी नहीं हो पाती हैं, इस कारण इसके दंड में, इसके पनिशमेंट में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो अगर कोई स्पष्ट दंड नहीं है, ठीक है, अगर कहीं मेंशन है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई दंड मेंशन नहीं है तो जो दंड मुख्य अभियुक्त को दिया जाएगा उसी दंड से आपका अबेटर जो है पनिश होगा। ठीक, ये बात अच्छी तरह से दिमाग में रखिए। अब मुख्य अभियुक्त कौन हुआ, इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि कल की क्लास में जो मैंने 4 आपको बताए थे अभियुक्तों के बारे में, ठीक है, उनके बारे में आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। मैं रिपीट अभी फिर से कर, एक मुख्य अभियुक्त होता है, दूसरा एक उसका सहायक होता है, ठीक, और तीसरा जो है वो ऐसा अभियुक्त होता है जो तथ्य के पूर्व यानी घटना के पूर्व सहायता करता है, और चौथा घटना के बाद सहायता करता है। ठीक, तो घटना के बाद जो सहायता करते हैं यानी चौथी कैटेगरी, वो सेक्शन 52A में आ जाते हैं, जो जी प्रिंसिपल ऑफ असेसर। ठीक, तो ये 4 ऐसे क्लासेस हैं। तो यहां जो हमारा अबेटर है वो क्लास 2 का अभियुक्त है, लेकिन दंड जो उसको मिलेगा वो अगर कुछ स्पेसिफाई है तो ठीक है, और अगर स्पेसिफाइड पनिशमेंट नहीं है तो मेन एक्यूज यानी क्लास 1 वाला जो अभियुक्त होगा उसके साथ वैसे ही पनिशमेंट में पनिश किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण भी है, इलस्ट्रेशन भी है कि अगर ए बी को प्रोवोक करता है, अबेट करता है कि वो सी के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य, फॉल्स एविडेंस दे। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में बी जो है वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है, लेकिन ए ने बी को अबेट किया है, उत्प्रेरित किया है, उस कंडीशन में ए और बी दोनों एक जैसे ही दंड से दंडित किए जाएंगे। नाउ सेक्शन 110, सेक्शन 110 जो है वो बताता है कि जो कोई अपराध की दुष्प्रेरणा करता है, जो कोई भी अपराध की दुष्प्रेरणा करता है, दुष्प्रेरित व्यक्ति या मतलब जिसके दुष्प्रेरित ज्ञान अपराध के लिए दंडित होगा। अगर दुष्प्रेरित व्यक्ति, ठीक है, सेक्शन 110, अगर दुष्प्रेरित व्यक्ति, मैंने ए को दुष्प्रेरित किया कि वो एक आपराधिक कृत्य सी के अगेंस्ट कर दे, ठीक है, लेकिन बी ने, जिसको मैंने दुष्प्रेरित किया, बी ने मेरे आशय और ज्ञान के अतिरिक्त उसने कोई अन्य तरह से उस कार्य को किया है। उदाहरण लेके समझिए, थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। मैंने ए को दुष्प्रेरित किया कि आर्सेनिक एक तरह का जहर होता है, ठीक है, मैंने ए को दुष्प्रेरित किया कि आर्सेनिक की ये मात्रा जो है ये बी के भोजन में मिला दो जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए। ठीक, अभी बी ने क्या किया, बी ने आर्सेनिक का इस्तेमाल नहीं किया, बी ने किसी और तरह का कोई और जहर ले लिया और वो सी के खाने में मिला दिया जिससे सी की मृत्यु हो गई। परिणाम वही निकला, मृत्यु, लेकिन यहां ज्ञान और आशय जो था वो थोड़ा बदल गया। ठीक है, यहां ज्ञान और आशय जो है, आशय तो खैर मृत्यु कारित करना था ही, लेकिन ज्ञान जो है, तथ्य के बारे में ज्ञान जो है वो थोड़ा बदल गया। ऐसी कंडीशन में
या इसके अलावा भी कोई ऐसा उदाहरण हो सकता है जिसमें ज्ञान और आशय दोनों बदल जाएं, तो उस कंडीशन में जो कार्य का परिणाम निकला है उस परिणाम का मैं दोषी होऊंगा। ठीक है, सेक्शन 110 फिर से एक बार समझ लीजिए। सेक्शन 110 जो है ये कहती है कि अगर कारित किया गया कार्य दुष्प्रेरक के आशय और ज्ञान के अतिरिक्त है और परिणाम जो है वो जो हमने सोचा था उसके हिसाब से ही निकला है, तो भले ज्ञान और आशय बदल गया हो, जो मैंने दुष्प्रेरक को दिया और उसने बदल के कुछ और तरीके से उस काम को किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्य का जो परिणाम निकला है उसके लिए दुष्प्रेरक उसी तरह से लायबिल होगा जैसे कि उसके आशय और ज्ञान वाला कार्य कारित किया गया होता। मैंने एक दूसरा उदाहरण समझ लीजिए। मैंने ए को ये दुष्प्रेरित किया कि तुम बी की हत्या कर दो। ठीक है, मैंने ए को ये कहा कि तुम बी की हत्या कर दो। बी ने जिस समय ए ने जिस समय बी अपने घर में लेटा था, सो रहा था, उस समय उसके घर में आग लगा दी। ठीक है, आग लगाने के बाद बाहर से दरवाजा बंद कर लिया, जिससे रास्ता कोई बाहर निकलने का था नहीं और घर जला। उसके बाद अंदर बहुत ज़्यादा तापमान होने के कारण अंदर बी जो है वो भी जल के मर गया। तो मैंने क्या आशय रखा था? मैंने बी की मृत्यु का आशय रखा था। वो कार्य पूरा हुआ, लेकिन काम करने का जो तरीका था वो बदल गया। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा या दुष्प्रेरक का, जिसको मैंने दुष्प्रेरित किया, उसका आशय और ज्ञान बदल गया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो परिणाम निकला है उस परिणाम के लिए मैं उसी तरह से दोषी हूँगा जैसे मैंने अबेटमेंट जिस तरह से मैंने की थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया हो तो मैसेज कर दें। थोड़ा सा इसके 2-3 सेक्शन जो हैं, ये सेक्शन 110, 111, 112 और 113, ये 3-4 सेक्शन ऐसे हैं जो थोड़े से क्लिष्ट हैं। देखिए, इंटेंशन, डिफरेंट इंटेंशन से अगर उस कार्य को किया गया है तो उस कार्य को कारित करने वाला व्यक्ति जो होगा उसके परिणाम के लिए वो उस तरह से दोषी तो होगा ही। वही बात है, वो मेन एक्यूज होगा, काम को करने वाला मेन एक्यूज होगा, तो उसका कार्य जो है वो उसके लिए वो दंडित होगा। लेकिन जिस आशय से, जिस ज्ञान से मैंने उसे अबिट किया था, मैं उसी तरह से दायी होऊंगा, भले उसने काम को दूसरे आशय, दूसरे ज्ञान से कर दिया हो। ठीक है, लेकिन मेरा जो आशय था वो वही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, मैं उसी के लिए दंडित किया जाऊंगा। ठीक है, अगर कोई अभी भी दिमाग में शंका हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आप मैसेज कर सकते हैं। सेक्शन 111 जो है वो भी इसी क्रम में है। सेक्शन 111 ये कहता है कि मैंने ए को अबेट तो किसी और काम के लिए किया था, लेकिन बी ने वो काम तो किया ही किया, उसके साथ कुछ और काम भी कर दिया, तो यहां मेरी क्या जिम्मेदारी होगी? मर्डर, मैं उसी पे आ रहा हूं। सेक्शन 111, मैंने ए से कहा कि तुम बी के घर में आग लगा दो। मैंने ए से कहा, ए को उत्प्रेरित किया, दुष्प्रेरित किया कि आप बी के घर में आग लगा दो। ए बी के घर में आग तो लगाता ही लगाता है, साथ में उसने बी के घर में चोरी भी कर ली। ठीक है, तो यहां जो मेरा इंटेंशन था, जिस इरादे से मैंने, जिस आशय से मैंने दुष्प्रेरक को प्रेरित किया था,
उसने वो कार्य तो किया लेकिन उसके अतिरिक्त भी कोई कार्य कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में अगर जो अतिरिक्त कार्य किया गया है वो अगर इसी अपराध का एक हिस्सा है तो मैं दोनों के लिए मैं लायबल हूंगा। लेकिन अगर वो इस अपराध का हिस्सा नहीं है, इसका अधिसंभाव एक हो सकता है कि मतलब एक्सट्रीम कंडीशन अगर हो जा रही है, तो मैं फिर उसके लिए लायबल नहीं हूंगा। कैसे? जैसे अभी मैंने जो इलस्ट्रेशन लिया, आपको उदाहरण लिया, मैंने ये कहा कि मैंने ए को ये कहा कि तुम बी के घर में आग लगा दो। ए घर में आग लगाता है और साथ में उस घर में चोरी भी करता है। तो चोरी करना ये अपने आप में एक अलग तरह का अपराध है, ठीक है। तो यहां मैं सिर्फ आग लगाने के लिए, अबेटमेंट के लिए मैं दोषी होऊंगा, चोरी करने के अपराध के लिए मेरी लायबिलिटी यानी मेरा दुष्प्रेरण का जो दायित्व है वो चोरी के अपराध के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक अलग तरह का ही अपराध है, ये अधिसंभाव, इसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है। या एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए। एक दूसरा उदाहरण ये है कि मैंने जो है वो ए को ये कहा कि तुम बी की हत्या कर दो, ठीक है। या हत्या की बजाय एक दूसरा ऐसे समझिए कि मैंने ए को कहा कि तुम बी का घर लूट लो, ठीक है। मैंने ए को कहा कि तुम बी का घर लूट लो और मैंने ए को एक तमंचा भी दिया, ठीक है। मैंने ए को कहा कि तुम बी का घर लूट लो और साथ में एक तमंचा भी दे दिया। ए बी का घर लूटने जाता है और लूटपाट के दौरान वहां सी की या डी की या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई। तो इस कंडीशन में चूंकि तमंचा दे के मैंने लूट का कार्य करने को कहा था, मैंने अबेटमेंट जो किया था वो तमंचा दिया और तब अबेट किया कि हाँ आप लूट कारित कर दो। तो लूट कारित करने के अपराध में घोर उपहति या हत्या ये एक संभावित कार्य है और संभावित कार्य होने के कारण ऐसी अपेक्षा की जा सकती है कि लूट में हर्ट या ग्रेवियस हर्ट या मर्डर की घटना हो सकती है और साथ मैंने तमंचा भी साथ में दे दिया। तो उस कंडीशन में मैं लूट और हत्या दोनों अपराध के दुष्प्रेरणा के लिए मेरी लायबिलिटी होगी, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन आप देखेंगे, वहां ये इलस्ट्रेशन वहां बेयर प्रोविजन में ये मेंशन भी है, ठीक है। तो दायित्व जो है वो सीधे उस अपराध तक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात यहां ये भी है कि अगर इसका परंतु जो है, इसका प्रोविजो जो है वो ये कहता है कि अगर जो कार्य दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरित किया है, जो कार्य अबेटर ने अबेट किया है, अगर उस कल्पना से परे वो काम हो रहा है तो अबेटर जो है तब उस कार्य के लिए लायबल नहीं होगा। अब कल्पना के परे है या बियॉन्ड द लिमिट है, ये तथ्य और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि जो घटना कारित की गई है वो उसका हिस्सा है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक शिशु, छोटा सा 5 साल का बच्चा है, उसको एक पुड़िया दूं और कहूं कि हाँ ये जो थाली रखी हुई है बी के खाने की उसमें जाके मिला दो। अब वो शिशु जो है वो हड़बड़ाहट में या किसी तरह से गलती करके वो सी की थाली में ना मिला के वो जेड की थाली में वो जहर डाल देता है। तो यहाँ जो कार्य था वो परिणाम के अनुरूप नहीं था। मैं जो मृत्यु चाह रहा था, मैं सी की मृत्यु चाह रहा था, लेकिन अभी खाने में जहर जेड के मिल गया है। तो यहाँ पर मेरा जो कार्य था वो हड़बड़ाहट के कारण, ये एक गुंजाइश थी कि इसका परिणाम ऐसा निकल सकता है। तो उस दशा में जेड की हत्या कारित करने के लिए मैं
दुष्प्रेरक के रूप में वैसे ही लायबिल हूंगा जैसे सी की हत्या के लिए मैं लायबिल होता। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरा आशय तो जेड को मारना था ही नहीं, मेरा कोई इंटेंशन, यहाँ इस आशय को लेकर हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। ठीक, सेक्शन 112 धारा 112 बताती कि दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य करने के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय होगा। बेयर में देखिएगा सेक्शन 111, सेक्शन 111 जो है, सॉरी 112 जो है वो 111 का ही, ठीक है मैं बताता हूं 112 और 12 में डिफरेंस में बताता हूं। ठीक है, देखिए सेक्शन 111, 112 और 113, ठीक है 11, 12 और 13 ये तीनों सेक्शन ऐसे हैं जिनको एक साथ पढ़ा जाता है, एक साथ इनको देखा जाता है। कारण क्या है कि कंडीशन बदलने के कारण इसको अलग अलग सेपरेट पार्ट में रखा गया है। सेक्शन 112 जो है वो ये बात कहता है कि जो कार्य दुष्प्रेरित किया गया है उसके लिए तो उत्तरदायी होगा ही होगा व्यक्ति, ठीक, और जो अपराध किया गया है उसके लिए भी लायबिलिटी होगी। यानी दोनों, सेक्शन 111 जो है वो ये कहता है कि अधिसंभाव उसका परिणाम हो सकता है। यानी मैंने तमंचा दिया और कहा जाके वहां लूट कर लो, ठीक है, तो तमंचा लेके आप लूट करने वहां गए और लूट के दौरान किसी की मृत्यु कारित हो गई, तो मैं आपको लूट के लिए और हत्या दोनों के दुष्प्रेरणा के लिए मैं दोषी हूंगा, ये सेक्शन 11 कहता है। और सेक्शन 12 जो कहता है वो ये कहता है कि धारा 111 में जो बात कही गई है, तो जिस कार्य के लिए मैंने आपको दुष्प्रेरित किया है वो और जो कार्य किया गया है वो, दोनों काम के लिए अबेटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए उसे दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, ये सेक्शन 12 है। और इसी के बाद सेक्शन 113 जो है वो भी यही बात कहती है कि 111 के साथ इसे पढ़ा जाए और 111 के साथ ही कहा जाए कि दुष्प्रेरण के अतिरिक्त अगर कोई कार्य किया गया है, ठीक है, तो कार्य अगर वही है और परिणाम कुछ और निकल आता है तो भी हम वैसे ही दंडित किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैंने आपसे कहा कि भैया ए को जाके ग्रेवियस हर्ट कर दो, घोर उपहति कर दो, ठीक, मैंने आपको अबेट किया। उस अबेटमेंट में आप गए और आपने ए को सर पे, कंधे पे गंभीर चोटें दी, ठीक है, तो मैंने जो आपको अबेट किया था वो काम तो कंप्लीट हो गया। लेकिन 2 दिन के बाद इस चोटों के दौरान ए की मृत्यु हो गई, तो मैंने मृत्यु के लिए, डेथ के लिए, मर्डर के लिए तो आपको अबेट किया नहीं था, ठीक है, लेकिन परिणाम क्या निकल के आया? परिणाम डेथ निकल के आ गई, डेथ कॉज हो गई। तो जो आशयित था, जो इस काम के लिए मैंने आपको अबेट किया था, आपने काम भी वैसा ही किया, लेकिन उसका परिणाम जो है वो कुछ और निकल के चला आया। तो यहाँ पर मैं जो परिणाम निकल के आया है, यानी जो डेथ हुई है, मैं उस मृत्यु, उस मर्डर के लिए आपको दुष्प्रेरित किया हूं। तो आप तो मेन एक्यूज हो गए, आपने मर्डर किया है, और मैं क्या हूँगा? मैं आपको उस मृत्यु कारित करने के लिए, उस डेथ कॉज करने के लिए, अबेटमेंट के लिए मैं दोषी होऊंगा, ठीक है। और मैंने पहले भी ये बात आपसे कही कि आपको और मुझे, चूंकि अगर कोई दंड का अतिरिक्त कहीं कोई पैरामीटर नहीं है, तो मुझे और आपको दोनों को एक बराबर दंड से दंडित किया जाएगा। जी, अब आप अपने सवाल पूछ लें, जिनके पास जो क्वेरी हो वो सवाल पूछ लें। सेक्शन 114 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्लास जो होगी सेक्शन 114 पढ़ाऊंगा, इसके 5 एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत काम का है। और ये भी जान लीजिए कि ये टॉपिक जो चल रहा है, यानी कल फ्राइडे, आज सैटरडे और अगले फ्राइडे को ये जो तीनों क्लासेस होंगी, ये मान के चलिए कि आप जब भी कहीं मेंस देंगे तो लगभग 60 से 70% की गुंजाइश है कि ये क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में मिल जाएगा। इसलिए बहुत आराम से और बहुत इसको रिटन वे में लिख के सिनॉप्सिस बना के 1-2 बार इसको ज़रूर तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए आप जो भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं आपसे थोड़ी सी 2 मिनट और बात कर लूं। देखिए, जो अनुभव रहा है उस अनुभव के आधार पे मैं आपसे कहता हूं, आप जो परीक्षाएं देते हैं वो 100 नंबर का पेपर आप देते हैं। आप अभी तक जो एकेडमिक में आप जो परीक्षाएं दे रहे हैं वो 100 नंबर की परीक्षा होती है और 3 घंटे में आपको 100 नंबर के सवालों के जवाब आपको देने होते हैं। ठीक है, अब जुडिशरी की परीक्षा में सबसे बड़ा अंतर जो होता है वो ये होता है कि आपको उसी 3 घंटे में 200 नंबर के सवाल आपको करने होते हैं। ठीक है, यानी 6 घंटे की मेहनत 3 घंटे में आपको करनी होती है। सबसे बड़ा टफ टास्क जो होता है वो यही होता है। और ये विशेष ख्याल रखिएगा कि जितने मिनट, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितने मिनट आपकी कलम रुक गई उतने कैंडिडेट से आप पीछे हो जाएंगे। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, जितने मिनट आपकी पेन रुकी रही उतने कैंडिडेट आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, 110 और 12 में अंतर, ठीक है अनु, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 3 घंटे में 6 घंटे का काम करना होता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं और उसमें बीच में पॉज की कंडीशन आ जाती है। आप जो लिखना चाह रहे थे वो दिमाग में तो था लेकिन दिमाग से अभी स्किप हो गया और वो आप सोचने लगे। सोचने के दौरान आपकी कलम रुक जाती है और घड़ी की सुइयां आगे बढ़ जाती हैं। ये सबसे बड़ी डिमेरिट होती है। ठीक है, सबसे बड़ी डिमेरिट होती है। तो आपसे ये बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज क्वेश्चन के आंसर लिखना स्टार्ट करिए, जरूर लिखिए। अगर आप सीरियसली जुडिशरी में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो क्वेश्चन के आंसर लिख के उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। और एक बार ना करें कि हाँ एक बार आपने नोट्स बनाया और आपने फिर उसको रख दिया। आप लगातार क्वेश्चन के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। दिन भर में अगर आप 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आपको 2 घंटे लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर लिखने की प्रैक्टिस छूटी तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में हाथ ऐसे ऐसे करते फिरेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाथ में पेन होने लगा, इतनी जल्दी आप लिख नहीं पा रहे हैं, आपकी उंगलियों के यहाँ पेन होने लगा। क्यों? क्योंकि आपको लिखने की आदत नहीं है। तो ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये विश्वास मानिए कि आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। कम से कम 1.5 से 2 घंटे कुछ भी लिखें आप। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ आप आईपीसी लिखें या आप सीआरपीसी लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आपकी स्पीड और आपकी हैंड राइटिंग दोनों बहुत संभल जाएगी और ये एक बड़ा मंत्र होगा आपकी सफलता के लिए। ठीक है, एक सवाल था, किसी ने पूछा था 110 और 111 में अंतर बता दीजिए। ठीक है, तो 110 जो है वो दुष्प्रेरणा का दंड के बारे में बात करता है। ठीक है, क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। तो मैंने वही कहा कि जो मुख्य अपराधी को पनिशमेंट होगा,
अगर कहीं कोई अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट दिया है उस अपराध के लिए तो वहां चला जाएगा, और अगर कोई दंड नहीं है तो मुख्य अपराधी के साथ ही सह अपराधी यानी अबेटर को पनिश किया जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया 109 है ये, सॉरी 109 है ये। ठीक है, 110 जो है वो ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध की दुष्प्रेरणा करता है, ठीक, और अपराध की दुष्प्रेरणा करते समय जिसको हमने दुष्प्रेरित किया है वो किसी और तरीके से उस काम को करे, तरीका हम उससे कहें कि हाँ इसकी हत्या जो है वो लाठी से मार के करो, लेकिन वो हत्या चाकू से मार के कर दे रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम जो निकला है वो उसके लिए मैं दायी हूँगा। और जो काम किया गया है उस कार्य के लिए भले वो दूसरे तरीके से किया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है, जो काम किया गया है उसके लिए मेरी लाइबिलिटी बनेगी, मैंने उसे दुष्प्रेरित किया है। ये सेक्शन 110 है। और 112 जो है वो ये बताता है कि जो भी कार्य किया गया है, ठीक, जो भी कार्य किया गया है उसके लिए भी लाइबिलिटी होगी, जो हमने दुष्प्रेरित किया है हम उसके लिए भी लाइबिल होंगे, और जो काम का रिजल्ट आया है, जो काम किया गया है, हम उसके लिए भी लाइबिल होंगे। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई सवाल होंगे, कोई जवाब, कोई ऐसी क्वेरी होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम वहां शॉर्ट आउट कर दी जाएगी। ठीक, जी, मोड अलग होगा, काम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो वही होगा जो अबेटर ने अबेट किया है। ठीक है, तो आज गुरु पूर्णिमा, आप सभी अपने जो भी आदरणीय गुरु होंगे उनको प्रणाम जरूर करिएगा, और कम से कम उनसे एक बार बात जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब आप अपने टीचर के संपर्क में होते हैं तो अनजाने में भी अगर वो कुछ ऐसी बातें आपको बता सकता है जिससे आपके जीवन का पूरी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। ठीक है, तो इसी शुभकामना के साथ गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, और मिलते हैं अगले फ्राइडे को। ठीक, और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपना शेयर कर लें, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हैं तो वो अपने नंबर यहाँ मेंशन कर दें। ठीक है, ग्रुप एडमिन जो है वो आपके नंबरों को वहाँ ऐड कर देंगे, फिर आप अपने कंटिन्यू चीज़ों को आगे बढ़ा सकेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अगले फ्राइडे को फिर मिलते हैं सेक्शन 114 के साथ। और एक और चीज़, जब आप इस क्लास को ज्वाइन किया करिए तो कोशिश ये किया करिए कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप देख लिया करिए, बेयर प्रोविज़न अपने सामने रख लिया करिए, जिससे आपको समझने में और सुविधा हो जाए। ठीक है, और लिखने की खूब कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।